चलिए बुलेटिन में बात करेंगे अब नासिक में धर्म परिवर्तन और उत्पीड़न मामले में एक नाम लगातार जांच के केंद्र में बना हुआ है और वो है एचआर एग्जीक्यूटिव निदा खान का। निदा खान मामले में पहली बार हुई एफआईआर के बाद से ही फरार चल रही है। एसआईटी उसकी तलाश में जुटी हुई है और इस पूरे मामले में निदा खान का रोल बेहद अहम माना जा रहा है। दरअसल जांच में सामने आया है कि टीसीएस कंपनी के एचआर एग्जीक्यूटिव निदा खान इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड के तौर पर काम कर रही थी। एसआईटी के जांच में उसके रोल को लेकर गंभीर दावे सामने आए हैं, जिनमें पीड़िता पर दबाव बनाने, धर्म परिवर्तन कराने और आरोपी नेटवर्क को सपोर्ट करने के आरोप शामिल हैं। ये मामला आपको बता दें कि एक ऐसी फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था जिसमें यहां काम करने वाली युवतियों पर और खास करके युवकों पर भी यहां पर दबाव देकर धर्म परिवर्तन करवाया जाता था और उसी की ये एचआर, उसी कंपनी के एचआर है निदा खान। शिकायतों की अनदेखी करने का इन पर आरोप है, सच छुपाने का इन पर आरोप है, पद का दुरुपयोग करने का आरोप है, आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप है, संवेदनहीनता बरतने का आरोप है, धर्मांतरण की मास्टरमाइंड कहा जा रहा है इसको। नासिक टीसीएस कांड में एचआर एग्जीक्यूटिव को मास्टरमाइंड बताया गया है और अब सवाल ये भी है कि आखिरकार निदा खान कौन है और एफआईआर में उस पर क्या गंभीर आरोप लगे हैं, ये भी जान लीजिए। निदा खान पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। धर्मांतरण का दबाव और ब्रेन वॉश करने का उन पर गंभीर आरोप लगा है, यानी कि धर्मांतरण के लिए ये एचआर निदा खान भी अपने एम्प्लॉइज पर दबाव बनाती थी, उनका ब्रेन वॉश करने की पूरी कोशिश करती थी। महिला कर्मचारियों का ब्रेन वॉश किया जाता था, यह आरोप इस पर लगा है। इस्लाम धर्म अपनाने के लिए उकसाने का आरोप लगा है, मजबूर करने तक का आरोप लगा है कि मजबूर किया जाता था। यौन उत्पीड़न को संरक्षण देने का आरोप, यानी कि कुछ भी अगर महिलाएं शिकायत लेकर जाती थी तो उन्हें दरकिनार करती थी, उनकी अनदेखी करती थी, बिल्कुल भी महिलाओं का सहयोग नहीं करती थी। यौन उत्पीड़न को संरक्षण दिया जा रहा था। ऑफिस के भीतर पुरुष सहयोगियों को कवर फायर देने का भी आरोप इस पर लगा है। शिकायतों की अनदेखी का आरोप लगा है। पीड़ितों की ईमेल और चैट को इग्नोर करने का आरोप लगा है। 78 शिकायतों को जानबूझकर नजरअंदाज किया था इस एचआर मोहतरमा ने। वरिष्ठ प्रबंधन तक शिकायतों को नहीं पहुंचने दिया था। जबरन धार्मिक नियमों का पालन करवाया जाता था। महिला कर्मचारियों को नमाज पढ़ने का दबाव बनाया जाता था। महिला कर्मचारियों को रोजा रखने का दबाव बनाया जाता था, यानी कि महिला कर्मचारियों पर दबाव बनाया जाता था कि वो नमाज पढ़ें यहाँ पर और रोजे भी रखें। महिला कर्मचारियों को गोमांस भी खाने के लिए मजबूर करते थे। पोष नियमों का उल्लंघन भी किया गया। कंपनी के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम प्रोटोकॉल का पालन तक नहीं किया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार निदा खान सिर्फ एक कर्मचारी भर नहीं थी, बल्कि उस ग्रुप का सक्रिय हिस्सा थी जिस पर कर्मचारियों को निशाना बनाने के आरोप लगे हैं। पुलिस का दावा है कि उसने आरोपी टीम लीडर्स का न केवल साथ दिया बल्कि कई मामलों में उनकी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में भी भूमिका निभाई। मामले पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता किरीट सोमैया का कहना है कि धर्मांतरण का ये मामला परेशान कर देने वाला है और दोषियों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। अमरावती सेक्स स्कैंडल में अयान मोहम्मद और उनके आधा डजन साथियों ने परतवाड़ा, अचलपुर, अमरावती, नागपुर की 11वीं 12वीं के कोचिंग क्लास में जाने वाली अनेक डजन लड़कियों की इज्जत लूटी, ब्लैकमेल किया, रैप किया, बलात्कार किया। मैंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से प्रार्थना की है कि इसके ऊपर तुरंत एसआईटी गठित करनी चाहिए। आरोपों के मुताबिक निदा खान पीड़ित महिलाओं के संपर्क में रहती थी, उन्हें इस्लामिक रीति रिवाजों के पालन के लिए दबाव डालती थी। कई पीड़ित महिलाओं का आरोप है कि निदा खान ने उन्हें नमाज पढ़ने, खास तरह के कपड़े पहनने और धार्मिक तौर तरीकों को अपनाने के लिए मजबूर किया। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी पुरुषों द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न के दौरान वह उनका समर्थन करती थी। आरोपी टीम लीडर्स उसे डेयर डेविल कहकर बुलाते थे, जबकि पीड़ित उससे डरते थे। आरोप है कि वह पीड़िताओं का अपमान करती थी, उन्हें मानसिक रूप से दबाव में रखने का काम करती थी। पुलिस का मानना है कि वो इस नेटवर्क की प्रमुख कड़ियों में से एक थी। वहीं मामले को लेकर राधा कृष्णन विखे पाटिल का कहना है कि मामले में एसआईटी गठित की गई है और जांच अभी चल रही है। ऐसी जो घटनाएं जो सामने आती है उसके ऊपर तो सरकार कार्रवाई कर रही है, लोगों को गिरफ्तार भी किया है। जैसे टीसीएस एचआर मैनेजर ने अनुलिखित किया तो उसको भी उसके ऊपर कार्रवाई की, लेकिन ये कंपनी के ऊपर कार्रवाई करने से कम नहीं हुआ। मैं जो मैंने कहा कि एसओपी करने की आवश्यकता है।
जांच में ये भी सामने आया है कि निदा खान एक व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा थे जिसमें आरोपी आपस में संवाद करते थे। इस ग्रुप में कर्मचारियों को लेकर चर्चा होती थी। वहां यह तय किया जाता था कि किसे कैसे प्रभावित करना है। व्हाट्सएप ग्रुप की कई चैट डिलीट कर दी गई हैं, लेकिन फोरेंसिक टीम उनकी रिकवरी में जुटी है। इस केस में अब तक 12 पीड़ित सामने आ चुके हैं, जबकि संख्या बढ़ने की आशंका है। इनमें से कई पीड़ितों ने बताया कि आरोपी उन्हें गालियां देते थे, गलत तरीके से छूते थे और उनके धार्मिक विश्वासों को आहत करते थे। इसके साथ ही उन पर उनके धर्म को अपनाने का दबाव बनाया जाता था। निदा खान की भूमिका को लेकर जांच एजेंसियां इस पहलू की भी पड़ताल कर रही हैं कि क्या वह भर्ती प्रक्रिया के जरिए किसी खास तरीके से लोगों को जोड़ रही थी। जांच के दौरान इमरान नाम के एक संदिग्ध का भी जिक्र सामने आया है, जिसे एक आरोपी ने मलेशिया में अपना संपर्क बताया है। व्हाट्सएप चैट के आधार पर उसकी भूमिका की भी जांच की जा रही है। फिलहाल एसआईटी का पूरा फोकस इस केस के मास्टरमाइंड निदा खान को पकड़ने और उसके नेटवर्क को समझने पर है। 7 गिरफ्तारी, 9 एफआईआर और 8 पीड़ितों की पहचान की जा चुकी है। अब इसी से अंदाज़ा लगाइए कि नासिक में टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में क्या कुछ चल रहा था और कितना गंभीर है। इसी गंभीरता को देखते हुए कंपनी की तरफ से COO यानी कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आरती सुब्रमण्यम को अब आंतरिक जांच की जो है कमान सौंपी गई है कि आखिर भीतर चल क्या रहा था, इसकी पूरी जांच की जाए। वहीं दूसरी तरफ पुलिस भी जो पीड़ित है उनकी पहचान कर और जो लोग गिरफ्तार किए गए उनसे पूछताछ के आधार पर आगे की जांच आगे बढ़ा रही है। और कई जानकारों का ये भी मानना है कि ये कतार बढ़ सकती है, ये पूरा रैकेट जो है इस पर और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अटकलें हैं, अंदेशा है और पुलिस इस बीच लगातार अपनी जांच आगे बढ़ाती जा रही है और जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनके बयानों के आधार पर शिकंजा लगातार कसती जा रही है। कैमरामैन जादव के साथ मनीष कुमार सिंह, लाइव टाइम्स, मुंबई।